ये कहानी संगीता नाम की एक औरत की है। संगीता की 2 बेटियां थी। कुछ दिन पहले संगीता के पति का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिस कारण संगीता पर बहुत मुसीबत आ गई थी। घर के खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन संगीता अपनी जेठानी के पास पैसे मांगने गई, तो संगीता की जेठानी ने उधार देने से साफ मना कर दिया। देख संगीता, उधार तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है तू कभी नहीं चुका पाएगी। मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रख सकती हूँ। बदले में तू थोड़े पैसे और एक वक्त की रोटी ले लिया करना। संगीता को अपनी जेठानी का ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है। वो तुरंत अपनी जेठानी की बातों से सहमत हो जाती है। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से संगीता रेखा के घर नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन संगीता काम पर गई थी। उसकी दोनों बच्चियां घर पर अकेली थी। छोटी बेटी डिम्पल ने रानी से कहा, रानी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत देर हो गई और माँ अभी तक काम पर से नहीं आई है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तू सही कह रही है, भूख तो मुझे भी लगी है। चल, माँ को ताई जी के यहाँ से बुलाने चलते हैं। डिम्पल और रानी को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खुद ही अपनी माँ को बुलाने के लिए अपनी ताई के घर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जब वो अपनी माँ की हालत देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि रेखा संगीता को बेलन से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दाल को फ्रिज में रखा था और मैंने गरम भी किया था। मुझे नहीं पता फिर वो खराब क्यों हो गया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। एक तो तूने मेरा नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तुझे पता है दाल कितनी महंगी आती है आजकल। तूने दाल को गरम किया ही नहीं होगा, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। अब इस महीने तुझे पैसे भी काट कर दूंगी और तुझे आज का खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे, वो आस लगा कर बैठे होंगे कि माँ रोटी लेकर आएगी। संगीता ये सब बोल ही रही थी कि तभी डिम्पल और रानी से रहा नहीं जाता और वो दोनों कहती हैं, माँ, डिम्पल को भूख लगी थी, इसलिए उसने कहा कि माँ के पास जाना है। अरे बच्चों, भूख लगी थी तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते, यहाँ क्यों आए? माँ, बहुत देर हो गई थी। इस समय तक आप घर चली जाती हो, आज नहीं गई तो हमें आपकी चिंता होने लगी, इसलिए हम आपको देखने आए थे। लेकिन ताई जी आपको मार क्यों रही है? हाँ ताई जी, आप मेरी मम्मी को क्यों मार रही हो? छोड़ दो मेरी मम्मी को, उन्हें दर्द हो रहा होगा। हाँ, मेरी माँ को दर्द हो रहा है और मेरा नुकसान हुआ उसका क्या? रात की सारी दाल खराब हो गई, उसके पैसे कौन देगा? पैसों की वसूली तो ऐसे ही करनी पड़ेगी ना। सुन संगीता, जा अपने बच्चों को लेकर यहाँ से। आज खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तुझे, कल काम पर आना, कल ही मिलेगा खाना। संगीता बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है। उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ रेखा अपने पति के आगे अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। तुम तो बड़ी चालाक हो रेखा, दाल खराब हुई भी नहीं थी और तुमने दाल को खराब बताकर संगीता को सबक सिखा दिया। और नहीं तो क्या, पैसे बचाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। और घर की नौकरानी को थोड़ा डरा कर रखना चाहिए, वरना सर पर चढ़ जाती है। संगीता के जेठ और जेठानी एक नंबर के दुष्ट और कपटी इंसान थे। उन्हें उस गरीब मजदूर माँ और बच्चों पर बिल्कुल तरस नहीं आता था। अगले दिन बच्चों को समझा बुझाकर संगीता काम पर चली जाती है। संगीता की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगी। काम करते करते संगीता को थोड़ी देर हो गई तो रेखा उसे फिर से मारने लगी। इतना देर लगता है कोई काम करने में? एक तो घर से लेट आई, ऊपर से यहाँ भी धीरे धीरे काम कर रही है, निकम्मी कहीं की। मैं लेट कहाँ आई थी भाभी, मैं तो समय पर आई थी और ऊपर से घर में इतनी गंदगी हो रखी है। काम करने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो लेट आती है, ऊपर से नखरे दिखाती है। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रेखा गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने मन में संगीता को परेशान करने का षड्यंत्र सोचती रहती है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो संगीता से कहती है, संगीता, पहले मेरे कमरे की सफाई कर दे, घर की सफाई बाद में करना। मैं अपने कमरे में जरा आराम करूँगी। ठीक है भाभी, अभी कर देती हूँ। संगीता रेखा के कमरे में सफाई करने चली जाती है। रेखा जानबूझकर थोड़े टाइम के लिए अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है।
जब वो वापस आती है तो देखती है संगीता आंगन में काम कर रही है। वो अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर झूठ मूठ का चिल्लाने लगती है। हे भगवान, इस अलमारी में मेरा इतना कीमती कुंदन का हार रखा हुआ था, कहाँ चला गया? संगीता, ओ संगीता। रेखा की आवाज सुनकर संगीता वहाँ दौड़ी चली आती है। रेखा संगीता के बाल पकड़कर कहती है, क्यों री, मैं थोड़ा सा बाहर क्या गई, तूने मेरे इतना बेशकीमती कुंदन का हार ही गायब कर दिया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सलाखों के पीछे डलवा कर रहूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? कौन सा कुंदन का हार? मैंने आपका कोई हार नहीं देखा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी तलाशी ले लीजिए। मैंने आपका कोई हार नहीं लिया है। कम से कम ऐसा चोरी का इल्जाम तो मत लगाइए मुझ पर। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस गरीबी की मारी हूँ। बड़ी बड़ी बातें कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। गरीब है, अपनी भूख मिटाने के लिए तूने मेरा हार गायब कर दिया। तुझे मेरी हाई लगेगी, कह देती हूँ, अच्छे से सुन ले। अगर 2 दिन के भीतर तूने मुझे मेरा हार नहीं दिया तो मैं पुलिस में तेरी कंप्लेन कर दूंगी। फिर तुझे सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। निकल जा मेरे घर से। भाभी, इतना महंगा हार मैं आपको कहाँ से ला कर दूंगी? ऐसा जुल्म मत करो भाभी, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैंने कहा निकल जा मेरे घर से। 1 मिनट और रुकी तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। संगीता बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाकर संगीता बहुत रोती है। माँ को रोता हुआ देखकर डिम्पल और रानी बहुत परेशान हो जाती हैं। संगीता अपनी बच्चियों को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर डिम्पल अपनी बड़ी बहन रानी से कहती है, दीदी, माँ के पास पैसे नहीं हैं, हमें ही हार लाना होगा। लेकिन डिम्पल, पैसे हमारे पास भी नहीं है। हम दोनों कैसे माँ के लिए हार खरीद कर ला सकते हैं? दीदी, माँ कहती है ना कि भगवान से प्रार्थना करके जो मांगो वो दे देते हैं। दीदी, हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी माँ को एक नया कुंदन का हार दे दे। हाँ डिम्पल, तो ठीक कह रही है, हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहकर डिम्पल और रानी माता रानी के पास जाती हैं और फिर डिम्पल कहती है, माता रानी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनती हो और सबकी मनोकामना पूरी करती हो। माता रानी, मेरी माँ को कुंदन का हार दे दीजिए, वरना ताई उन्हें जेल में डलवा देगी। फिर हमारा क्या होगा माता रानी? डिम्पल सही कह रही है माता रानी, हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है। वो सुबह से रोई जा रही है। उनके पास नया कुंदन का हार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी उन दोनों बच्चियों के आगे माता रानी प्रकट होती हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये हार दे रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, ये हार ले जाकर अपनी माँ को दे दो। माता रानी, माँ सही कहती थी, आप मदद करने जरूर आती हो। हाँ माता रानी, आप बहुत अच्छी हो। बच्चों की मासूम बातें सुनकर माता रानी मुस्कुरा देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। डिम्पल और रानी घर पहुँचते हैं और वो हार अपनी माँ को दे देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर संगीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि माता रानी स्वयं बच्चों के सामने प्रकट हुई। अगले दिन संगीता अपनी भाभी के पास हार लेकर गई। हार देखकर रेखा बहुत खुश होती है। आए हाय, कितना सुंदर हार है। मुझे तो पहले ही पता था तूने ही मेरा हार चुराया है। चल अब काम पर लग जा। संगीता काम पर लग जाती है और रेखा हार लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना दूसरा हार निकालकर दोनों को एक साथ रख देती है और कहती है, मेरे पास 2 कुंदन के हार हो गए। कितना सुंदर हार है, ये तो मेरे वाले से भी ज्यादा सुंदर है। पहन कर देखती हूँ। रेखा हार पहनती है, तभी उसका गला दबने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। अरे कोई बचाओ मुझे, मैं तो मर गई। संगीता वहाँ पर भागी भागी आती है। संगीता के आने के बाद वो हार हवा में उड़ने लगता है और उसमें से माता रानी की आवाज आती है। क्यों रे रेखा, कैसा लगा? जब खुद को कष्ट हुआ तो इसी तरह तुम संगीता पर कितना अत्याचार करती हो। माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं संगीता को कुछ नहीं कहूँगी। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से भाग जाती है। तब जादुई हार से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। संगीता, ये सारे सोने के सिक्के तुम रख लो और मुझे भी अपने साथ घर ले चलो। अब तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे दिया करूँगी। अब तुम्हें कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों के साथ रहकर उनको समय दो।
संगीता खुशी खुशी सारे सोने के सिक्के उठा लेती है और हार लेकर घर चली जाती है। घर जाकर संगीता अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद से वो जादुई हार की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। परी और सोने चांदी के कंगन। सुरभि नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सुरभि की माँ जमींदार के खेत में काम करती थी। काम के बदले हर रोज सुरभि की माँ को 50 रुपए मिलते थे। दोनों गरीब थे, लेकिन फिर भी एक साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। एक दिन सुरभि अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मेरे स्कूल में अंजलि नाम की एक लड़की है। वो अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। इस बार तो मैं भी उसके जन्मदिन में गई थी। 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। मुझे पता है हम बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन में ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी मनपसंद खीर बना दो। मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और उन्हें खीर खिलाऊंगी। बिटिया, खीर बनाने में तो बहुत पैसे लगते हैं। मुझे तो हर रोज 50 रुपए मिलते हैं। उसमें घर की कभी कभी सब्जी और कभी कभी घर का राशन लाना पड़ता है, इसलिए मुझे पैसे संभाल के रखने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर खीर बना पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद सुरभि का जन्मदिन आता है और उसका जन्मदिन साधारण दिन की तरह ही निकल जाता है। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन सुरभि की मम्मी खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक एक सांप आता है और उन्हें काट लेता है। सांप काटने की वजह से उनकी वहीं मौत हो जाती है। मम्मी के जाने के बाद सुरभि का दुनिया में कोई नहीं बचा था। सुरभि के चाचा तक ये बात पहुंचती है और वो उसे लेने आ जाते हैं। सुरभि, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में पता चला, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम अभी अपना गुजारा नहीं कर पाओगी। मेरे साथ चलो। लेकिन चाचा जी, मम्मी ने बताया था कि चाची हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर मैं वहाँ गई तो चाची बहुत गुस्सा करेंगी। इन सब की फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो। उसके बाद सुरभि अपने चाचा जी के साथ उनके घर आ जाती है। सुरभि को देखकर उसकी चाची निराली अपने मन में सोचती है, अच्छा तो इसे घर उठा कर ले आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा है ले आई, मुझे एक नौकरानी मिल गई। निराली सुरभि को देखकर गुस्सा नहीं होती है, बल्कि उसे लगता है कि उसे एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। निराली डरा धमकाकर सुरभि से घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन सुरभि बाजार से सब्जियां लेकर घर लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक गरीब लड़की नजर आती है जो कंगन बेच रही थी। सुरभि को कंगन बहुत पसंद थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो कभी भी कंगन नहीं खरीद पाती थी। उस दिन सुरभि उस लड़की के कंगन देख बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत कंगन है, लेकिन देखकर ही काम चलाना होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं जो मैं खरीद सकूं। वैसे भी अगर मैंने चाची से मांगा तो कौन सा वो मुझे पैसे दे देंगी। पहले मेरी मम्मी थी तो मुझे घर के काम नहीं करने पड़ते थे, लेकिन अब तो मुझे यहाँ आकर सारे काम भी करने पड़ते हैं और चाची की मार भी खानी पड़ती है। यहाँ आना ही बेकार है, लेकिन क्या करूँ, चाचा जी ले आए, उन्हें भी तो मना नहीं कर सकती थी। उदास होकर सुरभि वहाँ से चली जाती है। जैसे ही सुरभि घर पहुँचती है, निराली कहती है, कहाँ थी अब तक? घर आने में इतना टाइम कैसे लग गया? बोल, इतना टाइम लगता है क्या बाजार से सब्जियाँ लाने में? चाची जी, मैं तो बाजार से सब्जियाँ लेकर सीधा घर आ रही हूँ। उसके अलावा मैं कहीं दूसरी जगह नहीं गई। चल, अब मुझे कोई बकवास नहीं सुनना। जा, इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उसे भी धो ले और खाना भी बना ले। सुरभि चुपचाप बिना कुछ बोले कपड़े धोने चली जाती है। काम करते करते सुरभि को बार बार उन कंगन की याद आ रही थी। सुरभि ने किचन में दूध चढ़ा रखा था, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, जिसकी वजह से दूध गिर जाता है। तभी निराली आती है और बोलती है, ए लड़की, तेरा ध्यान कहाँ है? सारा दूध गिर गया। मुझे माफ कर देना चाची, मेरा ध्यान नहीं रहा। आजकल तेरा ध्यान काम में नहीं लग रहा है, मैं भी देख रही हूँ। तेरा ध्यान किसी काम पर नहीं लग रहा है। लगता है तो पिटाई के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी, फिर तेरा सारा काम में ध्यान लगने लगेगा। नहीं चाची जी, माफ कर दो, अब से मैं सारा काम ध्यान से करूँगी।
हाँ हाँ ठीक है, आज तो तेरी पिटाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर से हुआ तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। सारा काम जल्दी से कर ले, वरना खाना भी नहीं खाने दूंगी और घर के सारे काम करवाऊंगी वो अलग। इतना बोलकर निराली वहाँ से चली जाती है। निराली के जाने के बाद सुरभि अपने मन में सोचती है, मैं अब परेशान हो गई हूँ चाची से। मुझे इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना, लेकिन अगर इनके साथ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? पता नहीं मैं कब खुशी से रह पाऊंगी। अगले दिन सुबह निराली सुरभि को अपने पास बुलाती है। निराली की आवाज सुनकर सुरभि उसके पास जाती है। जा बाजार से गाजर लेकर आ जा, आज मेरी नंद आ रही है तो सोच रही हूँ कि उसके लिए गाजर का हलवा बना लूँ। मैं नहा कर आऊंगी तो बाजार चली जाऊंगी। मैंने बोला ना, अभी जाएगी तो मतलब अभी ही जाएगी। ज्यादा आनाकानी की ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सुरभि डर जाती है और बाजार चली जाती है। बाजार से आते वक्त सुरभि को फिर से वही कंगन बेचने वाली लड़की नजर आती है। सुरभि फिर से खड़ी होकर कंगन देखने लगती है और इस बार उस लड़की की नजर भी सुरभि पर चली जाती है। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। इतना बोलकर सुरभि हड़बड़ी में वहाँ से चली जाती है। सुरभि घर पहुँचती है और निराली को उसके कमरे में बचे हुए पैसे देने जा रही थी। तभी वो अपनी चाची और उसके नंद की बातें सुन लेती है। रेखा, तूने लड़के वालों से बात कर ली है ना? हाँ हाँ, मैंने सारी बात कर ली है। अच्छा, तो तूने बता दिया है ना कि हम उन्हें 1 भी रुपया दहेज में नहीं देंगे? अरे वो सुरभि से लगभग 15 साल का बड़ा है। जैसे ही मैंने उसे सुरभि की फोटो दिखाई, उसने तुरंत हाँ कर दी और उसने बोला कि कोई दहेज नहीं लेगा, बल्कि हमने उसकी सुरभि से शादी करवा दी तो वो हमें बहुत सारे पैसे देगा, क्योंकि वो बहुत अमीर है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये मनहूस लड़की भी घर से चली जाएगी और इसके जाने के बाद बहुत सारे पैसे भी आएंगे। अब जल्दी जल्दी इस लड़की की शादी हो जाए। भाभी, तुम सुरभि को मत बताना कि 2 दिन के अंदर अंदर जल्दी जल्दी हम उसकी शादी करवा देंगे। सुरभि दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर सुरभि को बहुत हैरानी होती है। मुझे तो लगता था कि वो बस मुझे डांटती हैं और मुझसे घर का सारा काम करवाती हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि चाची इस हद तक नीचे गिर जाएंगी। मैं किसी बुढ़े से बिल्कुल शादी नहीं करने वाली। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अभी इस घर से भाग रही हूँ। उसके बाद सुरभि घर से भागने का मन बना लेती है और उसी वक्त घर से चली जाती है। सुरभि चलते चलते एक जंगल में चली जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे किसी भी तरफ जाने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सुरभि को बहुत सारे जंगली जानवर की आवाज आ रही थी, जिससे उसे बहुत डर लग रहा था। इसलिए सुरभि वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी जंगल के बीचों बीच उसे वही गरीब लड़की नजर आती है जो उसके गांव में कंगन बेचा करती थी। दीदी, आप मेरे साथ चलो। तुम तो वही हो ना जो गांव में कंगन बेचती हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें 2 सोने और चांदी के कंगन देना चाहती हूँ। सोने और चांदी के कंगन? लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे हैं? तुम तो बहुत गरीब लगती हो। हाँ, लेकिन पहले तुम मेरे से सोने और चांदी के कंगन लो और इन दोनों का कुछ इस्तेमाल करो। सुरभि सोने और चांदी के कंगन ले लेती है। तुम्हें इससे जो चाहिए मांग लो, सुरभि अपने मन में सोचती है। अभी तो मेरे लिए सबसे जरूरी रहने के लिए एक घर है और राशन, मैं यही मांग लेती हूँ। इतना सोचने के बाद सुरभि घर और राशन मांग लेती है। उसके सामने घर और राशन आ जाता है। तभी अचानक वो गरीब लड़की परी बन जाती है। सुरभि बहुत हैरान होती है। हैरान मत हो, दरअसल मैं एक बहुत ही घमंडी परी थी। मैं सबको नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन मैंने एक बूढ़ी अम्मा का चलने का सहारा उसकी लाठी उससे छीन ली, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं हमेशा पृथ्वीलोक पर गरीबी से अपना जीवन यापन करूंगी। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी। तब जाकर उन्होंने मुझे ये सोने और चांदी के कंगन दिया और कहा कि जब भी मैं किसी जरूरतमंद इंसान को ये सोने और चांदी का कंगन दूंगी, वो इंसान इसका इस्तेमाल करेगा, फिर मैं परी बन जाऊंगी। लेकिन उन्होंने आपको बस यही करने के लिए क्यों कहा? कुछ और उपाय भी तो हो सकता था।
नहीं, मैं कभी किसी की मदद नहीं करती थी और सबको परेशान करती रहती थी। इसलिए मुझे सबक सिखाने के लिए जब तक मैं किसी की मदद नहीं करूँगी तब तक मैं फिर से पहले की तरह नहीं हो पाऊंगी। इसलिए मैंने तुम्हें सोने और चांदी के कंगन का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मैं रहने के लिए एक घर ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गईं। तुम्हारी वजह से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। तुम ये सोने और चांदी के कंगन अपने पास रख लो। अब मैं हमेशा के लिए परीलोक जा रही हूँ। इतना बोलकर परी चली जाती है। सुरभि सोने और चांदी के कंगन की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन तभी एक दिन सुरभि को ढूंढते ढूंढते उसकी चाची निराली और उसकी नंद आ जाती है। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता भी है हम तुझे कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं। तेरी चाची को तेरी कितनी याद आ रही थी। वो तो तेरे जाने के बाद रो रही थी। हाँ, रो रही होगी क्योंकि मेरे जाने के बाद उनको लाखों का नुकसान हो गया था। मतलब ये कि उस दिन आप दोनों में जो भी बातें चल रही थी मैंने सब सुन लिया था। अच्छा, यानी तुझे सब पहले से ही पता है। अब तुझे जब सब कुछ पहले से ही पता है तो देर किस बात की। चल हमारे साथ, वरना रस्सी से बांधकर मारते हुए लेकर जाएंगे। हाथ तो लगा कर देखो, मेरे चांदी के कंगन ने तुम्हारे छक्के न छुड़ा दिए तब कहना। जैसे ही निराली और रेखा सुरभि को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही चांदी के कंगन दोनों के ऊपर आग के गोले बरसाने लगती है। भाभी, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से, वरना लाखों रुपयों के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। सही कह रही है, अब हम कभी नहीं आएंगे। उसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह सुरभि के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो फिर से एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। मानकपुर गांव की राजकुमारी बहुत ही घमंडी थी, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। राजकुमारी के महल में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन किसी के भी बाल राजकुमारी जितने लंबे घने काले नहीं थे। एक दिन राजकुमारी अपने कक्ष में बैठकर खुद को संवार रही थी। तभी रानी आती है और बोलती है, तुम इस गांव की राजकुमारी हो और हमेशा खुद को संवारने में लगी रहती हो। तुम्हें तीर चलाना, तलवार चलाना सीखना चाहिए। क्यों माँ, ये सब सीखने की क्या जरूरत है? मेरी शादी एक सुंदर शक्तिशाली राजकुमार से होगी। राजकुमारी में ये सब गुण होने चाहिए। मैंने भी शादी से पहले अपने पिता के घर में तलवार चलाना और तीर चलाना सीखा था। यहाँ तक कि मैं अपने भाइयों के साथ शिकार पर भी जाती थी। आप ये सब इसलिए करती थी क्योंकि आप मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए अपनी सुंदरता की देखभाल करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने खुद की देखभाल नहीं की तो कहीं सांवली ना हो जाऊँ। तुमने तो ठान ली है कि कभी मेरी बात नहीं मानोगी। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक मन्नत मांगी थी, इसलिए तुम मंदिर जाकर पूजा कर लो और गरीबों में सोने के सिक्के बांट देना, फिर ये मन्नत पूरी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ मंदिर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पैर में रूखे सूखे बाल फंस जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है, ये रूखे सूखे बाल किसके हैं? मैं अभी इसमें फंसकर गिर सकती थी। राजकुमारी, वहाँ देखो, पेड़ के नीचे एक साध्वी बैठी है। कहीं रूखे सूखे बाल उसके तो नहीं? राजकुमारी साध्वी के पास जाती है और बोलती है, ये अपने बाल थोड़े संभाल के रखो। अगर मैं अभी इनमें फंसकर गिर जाती तब बताती तुम्हें। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने? क्या किसी साध्वी से इस तरह बात करनी चाहिए? ना जाने तुम्हें किस बात का अहंकार है। मुझे अपनी सुंदरता और लंबे बालों का अहंकार है। मेरे बाल तुम्हारे बालों की तरह रूखे कांटेदार नहीं हैं। मेरे बालों को देखो कितने घने और मुलायम हैं। ये जटाएं मेरी वर्षों से की गई तपस्या का फल है और तूने इसका मजाक बनाया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिन बालों से तू इतना प्यार करती है वो तेरे से छिन जाएंगे और तू गंजी हो जाएगी। अगले ही पल राजकुमारी गंजी हो जाती है। उसी वक्त साध्वी वहाँ से गायब हो जाती है। अपनी ऐसी हालत देखकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आता है। राजकुमारी अपनी माँ की मन्नत पूरी नहीं करती है और अपने महल चली जाती है। उसके बाद वो अपने कक्ष में जाकर सोचती है, साध्वी बुढ़िया ने ये सही नहीं किया। मुझे कुछ ना कुछ करके ये सब सही करना ही होगा। मैं एक बहुत ही सिद्ध जादूगरनी को जानती हूँ। मुझे उसके पास अभी के अभी जाना चाहिए। राजकुमारी सबसे चुपके जादूगरनी की गुफा में जाती है। जादूगरनी,
एक साध्वी बुढ़िया ने मुझे श्राप दिया है, जिसकी वजह से मैं गंजी हो गई हूँ। आप ये श्राप खत्म करने का कोई उपाय बताइए। राजकुमारी, मैं आपका गंजापन दूर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपकी मदद कर सकती हूँ। आप हफ्ते में एक बार आधी रात को उस घर में जाना जहाँ लड़कियाँ बाल खोल कर सोए। आपको मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके बाद आप जैसे ही सोती हुई लड़की के पास जाओगी वो गंजी हो जाएगी और उसके बाल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे गंजेपन को ना देख सके। अगर किसी ने भी तुम्हारा गंजापन देख लिया तो तुम उसी वक्त भस्म हो जाओगी। ठीक है, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप मुझे मंत्र बता दो। उसके बाद जादूगरनी राजकुमारी को मंत्र बता देती है। उसके बाद राजकुमारी चुपके से अपने महल में वापस चली जाती है। राजकुमारी किसी को भी अपने गंजेपन के बारे में पता नहीं लगने देती है और सबसे छुप छुप के रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक रानी की तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। राजकुमारी अपनी माँ की मौत के बाद भी सबके सामने नहीं जाती है और न ही अपनी माँ को आखिरी बार देखती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन आधी रात को राजकुमारी कई घरों में तांग झांक करना शुरू कर देती है। तभी उसे एक घर मिलता है जिसमें एक लड़की खुले बाल करके सोई हुई थी। इतना ढूंढने के बाद मुझे एक घर मिल ही गया जहाँ खुले बालों वाली लड़की सो रही है। अब मैं इसके बाल अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजकुमारी उस लड़की के घर के अंदर जाती है और जादूगरनी का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है। अगले ही पल वो लड़की गंजी हो जाती है और उसके बाल राजकुमारी के पास आ जाते हैं। राजकुमारी बहुत खुश होती है और अपने महल वापस चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही वो लड़की उठती है, अपना गंजापन देखकर रोने लगती है। 1 महीने बीत जाते हैं और राजकुमारी ने गांव की कई सारी लड़कियों को गंजा कर दिया था। उसी गांव की एक गरीब औरत की बेटी के साथ भी राजकुमारी ने ये किया था। उसकी बेटी बहुत रो रही थी। वो औरत उसे समझाते हुए बोलती है, मेरी बच्ची तो पूरी गंजी हो गई। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। सारी लंबे बाल वाली लड़कियां गंजी हो रही है। तू चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। मैं अभी मुखिया रमेश लाल के घर जाकर ये सारी बात बताती हूँ। आखिर उन्हें भी तो पता चले गांव में क्या चल रहा है। वो औरत अपने साथ कई सारी औरतों को लेकर मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, हमारे गांव की सभी लंबे बाल वाली लड़कियों के बाल अपने आप गायब हो रहे हैं। कल रात को मेरी बेटी ठीक ठाक सोई थी और सुबह हमने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बहुत लंबे बाल थे मेरी गुड़िया के। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल है। उसे इस हाल में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं राजा से कह के सैनिकों को गांव की सीमा पर तैनात करवा देता हूँ। उसके बाद जो भी ऐसा करता है वो पकड़ा जाएगा। उस दिन रात से सैनिक गांव की सीमा और सभी के घर के बाहर तैनात थे। मुझे रोकने के लिए इतने सारे सैनिकों को पहरे पर लगा दिया है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं आज तो किसी के बाल लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन कल जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। उसके बाद राजकुमारी अपने महल वापस चली जाती है। राजकुमारी अपने कक्ष में यही सब सोच रही थी। तभी उसे उसकी मरी हुई माँ की आवाज आती है। राजकुमारी, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब तुम ही कर रही हो। माँ, ये तो आपकी आवाज है। हाँ, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। बेटी, साध्वी से माफी मांग लो और ये सब करना छोड़ दो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर तुमने माफी मांग लिया तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगी। माँ, मैं आपकी बात कभी नहीं मानती हूँ और अभी भी नहीं मानूंगी। तुम मर चुकी हो, पता नहीं तुम्हारी आत्मा मेरा पीछा कब छोड़ेगी। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए आई हूँ। माँ होना तो सही राह दिखाना मेरा फर्ज है। आने वाले समय में तुम्हारे पिताजी अपना सारा राजपाट तुम्हें दे देंगे और तुम यहाँ की रानी बन जाओगी। लेकिन रानी कभी ऐसी घमंडी और जिद्दी नहीं होती है। मेरी बात मानो और माफी मांग लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया से माफी नहीं मांगूंगी। मैं राजकुमारी हूँ, ना कि सेविका। इतनी जल्दी मत भूलो, इसी घमंड की वजह से उस दिन तुम्हें श्राप मिला था। राजकुमारी इसका कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह राजकुमारी उठती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कड़ी तैनाती में वो लड़कियों के बाल कैसे लेगी। तभी उसे एक तरकीब सूझता है। इस गांव में कड़ी तैनाती कर दी है ना,
अब मैं पास वाले गांव की लड़कियों के बाल लूंगी। राजकुमारी अब पास वाले गांव में जाने की सोचने लगती है, लेकिन उस गांव की औरतों और लड़कियों को पहले से ही इस बारे में पता था, इसलिए वहां की लड़कियां बाल खोलकर नहीं सो रही थी। यहाँ तो किसी ने भी अपने बालों को खुला नहीं छोड़ रखा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे सुबह होने से पहले अपने गांव भी वापस जाना है, लेकिन मुझे किसी के बाल नहीं मिले तो मैं फिर से गंजी हो जाऊंगी। कोई तो होगी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे होंगे। उस गांव की नैना नाम की एक लड़की जो बहुत समझदार थी, उसने राजकुमारी को गांव में आते हुए देख लिया था। वो एक पेड़ के नीचे अपने बाल खोलकर सोने का नाटक करने लगी। राजकुमारी की नजर उस पर जाती है। इस लड़की के बाल खुले हैं। चलो अच्छा हुआ, जाते जाते मुझे खुले बालों वाली लड़की मिल गई। उसी वक्त नैना उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, राजकुमारी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन कैसे? इस गांव में सबको पता है कि पास वाले गांव में क्या हो रहा है। आधी रात को मैंने तुम्हें हमारे गांव में आते हुए देख लिया और मैं समझ गई कि तुम वही हो जो सबके बाल लेकर जा रही हो। घमंडी राजकुमारी, अब तुम्हारे सर पर बाल कभी नहीं आएंगे। तुमने बहुत निर्दोष लड़कियों और औरतों के बाल चुराए हैं। ये सब करके तुमने अपने सिर पर और ज्यादा पाप ले लिया है। नैना आवाज लगाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है और उसी वक्त राजकुमारी साध्वी के श्राप के अनुसार भस्म हो जाती है। राजकुमारी के भस्म होते ही उन सभी लड़कियों के बाल वापस आ जाते हैं जिनके बाल राजकुमारी ने चुराए थे। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से पहले की तरह रहने लगते हैं।